नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हित में बात की है और वह किसानों से बात करने को तैयार है। इसके अलावा नरेंद्र तोमर ने फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी के बारे में भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। गत 7 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती को समृद्ध करने के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। उसका खंडन कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। उसका फायदा भी देश भर में अनेक स्थानों पर किसानों को मिला, लेकिन बीच में किसान आंदोलन खड़ा हुआ। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है। इसलिए सम्मानपूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है। लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है, उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। धान जो सामान्य स्तर का है, उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। और वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर अब किसान नेताओं का बयान सामने आ रहा है। किसान नेताओं का यह कहना है कि बातचीत तो कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर ही होनी है, कोई हालचाल पूछने के लिए बात नहीं होनी है। किसान नेताओं का कहना है कि मसले का समाधान तो बातचीत से ही होना है और बातचीत केवल कृषि कानूनों को रद्द करने के मामले पर ही होनी है। जारी किया ना, अगर वो चाहते हैं तो किसान यूनियन के जो हमारे लीडरशिप है उनको बुलाएं तो बात करेंगे। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी नीयत ठीक है तो बात करना चाहते हैं, बात से ही बात बनेगी, हम तैयार हैं। और कृषि कानून के बिना हम बैठे किसके लिए हैं? 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। तो हम कृषि कानून जो बनाए हैं नए, उसको रद्द करवाने के लिए बैठे। उसके बिना तो कोई और हमने कौन सा उनका हालचाल पूछना है या कोई न्योता देना है उनको। कटाले कहा भी तिन्ने कानून छड़ दो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ।
ठीक है ना गल, इदू घट के पिछे असीं कोई गल नहीं करांगे। ठीक है, गल नूं असीं कदे मुकरे भी नहीं, पर साडा कोई नुकसान नहीं। जे लम्मा अंदोलन चलूगा तां मोदी सरकार दा ही नुकसान होना है। बंगाल च हार गई। और वही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता में सचिवालय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने इस दौरान किसानों का मुद्दा भी उठाया। बता दें कि राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में सभाएं भी की थी। राकेश टिकैत 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही कई राज्यों का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। उसकी सब आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है, उसकी सब आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है, उसकी सब आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है, उसकी सपोर्ट जैसे पहले यहां से हो रही थी, इसी तरह से दोबारा भी आश्वासन दिया कि हम पूरा फार्मर्स मूवमेंट के साथ में हैं। इनका धन्यवाद करते हैं और हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट है उसकी तरह पे बंगाल काम करें। और वही टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में किसान की गाड़ी चोरी का मामला गर्मा गया। किसानों ने बताया कि सदर थाना टोहाना के बाहर से बोलेरो गाड़ी चोरी हुई है। ऐसे में अगर जल्द ही गाड़ी वापस नहीं मिली तो किसान 14 जून को डीएसपी दफ्तर के बाहर धरना देंगे और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 7 जून को किसान आंदोलन के दिन किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता प्रगट सिंह की बोलेरो गाड़ी टोहाना के सदर थाना के बाहर से चोरी हो गई थी। इस मामले में किसान संघर्ष समिति के सदस्य हरियाणा किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर मनदीप के नेतृत्व में टाउन पार्क के बाहर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि 14 जून को टोहाना में डीएसपी कार्यालय में धरना दिया जाएगा और यह धरना स्थायी भी हो सकता है। किसानों का कहना है कि भारी सुरक्षा के बीच थाने के बाहर से गाड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक है। और भाई जींद के सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज कोर्ट में बतौर वकील दलीलें रखी हैं। बता दें कि सुरजेवाला बीबीपुर के किसान दलबीर की तरफ से पैरवी करने के लिए गए, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुरजेवाला ने कोर्ट में जमानत के लिए दलील रखी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रथम चरण में बाकी 7,621 ट्यूबवेल कनेक्शन 15 जुलाई तक देने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 9,401 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इरिगेशन का मैंने आपसे बता दिया कि इसमें 60 और 80% पे है। तीसरा फिर आता है पंप की बात। कुछ कह रहे हैं कि जी एक पंप को दे दिया। ओसवाल पहली जब हमने हाई पावर परचेज कमेटी में केस आया तो सबसे कम रेट उसके थे, हमने उन्हें दे दिया कि आपकी ओसवाल मोटर्स अप्रूव करते हैं। पर उसके बाद जब देखा कि कनेक्शन का लोड ज़्यादा है तो हमने 2, 3, 4 जो दूसरे भी थे वो 6 पार्टीज हो रहे हैं जिनको भी हमने अनाउंस कर दिया कि इनसे भी आप पंप ले सकते हैं, बशर्ते कि वो अप्रूव्ड हों। जुगाड़ जो लगता है उसमें ये होता है कि उसे लगा तो लेते हैं, बिजली ज़्यादा खाता है, पानी का आउटपुट उसकी कम होती है। इस करके हम चाह रहे हैं कि 3 स्टार अप्रूव्ड मोटर जो है वो कोई भी ले ले। उनमें 6 और जो हमने कर दिए उसमें शक्ति पंप्स हैं, एक क्रम्पटन का है, क्रम्पटन पुरानी कंपनी है, ग्रीव्स की है। तीसरा एक लागूजर का है, एक CRT पंप्स हैं, एक ड्यूक प्लस जो पहले से चला रहे वो है, एक एक्वा सब इंजीनियरिंग का है, एक लूबी वालों का है। तो ये करके 8 पंप जो है वो आज के दिन बाजार में, जिसे जो भी किसान जाके अपनी पेमेंट देके शोरूम से ले सकता है। और हमारा SDO का JE का ये काम रहेगा कि जब पंप लगे तो उसे जाके वो उसे अप्रूव करे, वो वेरीफाई करे कि 3 स्टार मोटर है। वो जब होगी तो हम उसे अप्रूव कर रहे हैं। हमारा कोई इशू नहीं है कि किसका लेना है, ये लोगों। और वही गुरुग्राम में बुधवार का दिन थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के नाम रहा और इस दिन को खास बनाने का काम शहर के स्वास्थ्य विभाग ने किया। दरअसल कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी ऐसी है कि हर किसी को आसानी से वैक्सीन नहीं मिल पा रही।
ऐसे में थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों के लिए यह समस्या तब दोगुनी हो जाती है जब एक बीमारी से दो हाथ करने के दौरान वैक्सीन के लिए भी इंतजार करना पड़े। लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी ब्लड बैंक से ही आज शहर के सभी 69 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए यह वैक्सीन कैंप लगाया। इतना ही नहीं, इस कैंप में इन बच्चों के अलावा उनके भाई बहन, माता पिता के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। बैंक में थैलेसीमिया जो एक बीमारी होती है, उसमें बच्चों को हर महीने में तकरीबन ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हमारे पास करीब 100 बच्चे रजिस्टर्ड हैं गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के। तो उन बच्चों में से जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना की थी कि उनके लिए एक यही कैंप लगवा दिया जाए। थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे हैं जिनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है, महीने में इनको 2 से 3 बार ब्लड देना पड़ता है। थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी होती है जिनमें जो बच्चों को एक खून की या हीमोग्लोबिन की अबनॉर्मलिटी होती है। ये एक स्पेशल प्रिविलेज्ड किस्म के बच्चे हैं। ये कुल मिलाकर गुड़गांव में 69 ये बच्चे हैं। आज इन सभी बच्चों को और इनके साथ जो इनके सिबलिंग है जो थैलेसीमिया माइनर या जो इनके पेरेंट्स हैं जो कैरियर होते हैं, इन सभी का इम्यूनाइजेशन का यहाँ प्लान रखा गया। आज 100 लोगों का यहाँ कैंप निर्धारित किया गया। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं मिल पाता स्लॉट और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हमारा थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। वहाँ पे हमें नहीं मिल पाती। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो डॉक्टर सब हमारे लिए बैठे ही हैं, तो अच्छे से देख। और कोरोना काल में पढ़ाई प्रभावित होने से नाराज छात्रों में नाराजगी जो है वो लगातार देखी जा रही है और छात्रों ने अब कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की है। करनाल जिले के सैकड़ों छात्र छात्राएं लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में साल भर में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और जिससे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिलेगा, जिससे उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में छात्रों ने नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की है। फतेहाबाद में भी छात्रों ने लघु सचिवालय में भी युवाओं ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर कोचिंग सेंटर्स खोलने की मांग की। युवाओं का कहना है कि कोचिंग का सेंटर बंद और उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनके पास सरकारी नौकरी के मौके खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा सोनीपत में भी कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने मिलकर जिला उपायुक्त को कोचिंग सेंटर खोले जाने को लेकर मांग का पत्र सौंपा। वही विद्यार्थियों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। वही करनाल में भी छात्र छात्राएं डीसी से मिलने पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि भी शिक्षण संस्थान जल्दी खोले जाएं, क्योंकि अब हर जगह स्थिति सामान्य हो चुकी है। दुकान है, किराने की दुकान है, हर जगह हर चीज खुल गई है, लेकिन शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुल रहे। तो हम आज यही अपील लेके आए हैं डीसी साहब के पास कि हमारे जल्दी शिक्षण संस्थान खोले जाएं, और हमारी आज यही अपील है। आज देखा जाए तो सारी चीजें खुल चुकी है, सिर्फ स्कूल और कॉलेज कोई नहीं खोला जा रहा है इस टाइम पे। तो अगर चाहे तो सरकार ओड इवन का या 50% स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ सिस्टम लगा के क्लासेस को दोबारा स्टार्ट कर सकती है। तो मेरी सरकार से अपील है कि सेंटर स्कूल को जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए ताकि हम अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें। पिछले 1-1.5 साल से जैसे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से न तो कोई भर्ती हुई है और जैसे जैसे आ रहा है और टाइम जा रहा है और न कोई भर्ती हो रही है न कुछ, और उम्र भी निकलती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शैक्षणिक स्थानों के लिए भी हमारे शैक्षणिक स्थान ओपन किए जाएं और जल्द से जल्द ओपन हो और भर्तियां की जाए। जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाएगी, हम सारे इतने तो काबिल है कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते। भी छोटे बच्चे वो फॉलो नहीं कर पाते, हम इतने बड़े हैं कि हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और 1.5 साल से लगातार कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल भी नहीं रहे हैं, भर्तियां भी नहीं हो रही है और हम ओवर एज होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी नौकरियां प्रभावित हो रही है। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम आज ओवर एज हो जाएंगे तो फिर आगे हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अच्छे से हमारी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। तो हमारी एक उम्र निर्धारित होती है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर उम्र निकल जाएगी तो करेंगे क्या। अब कोई एज रिलैक्सेशन तो सरकार ने नहीं दिया कोरोना महामारी के अंतर्गत, तो हम चाहते हैं कि इसको ओपन कर दिया जाए। जिनकी एज हमारी बची हुई कर उन तक तो हम अपना अप्लाई कर सकें। कोरोना केस में लगातार कमी होने के चलते लॉकडाउन में ढील दी गई, जिसके बाद अब दुकानें पहले की तरह खुलनी शुरू हो गई। ऐसे में चंडीगढ़ में बाजारों में लोग किसी तरह कोविड नियमावली का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को कितना फॉलो कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन परमार ने। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद एक बार फिर से चीजें सामान्य होती नजर आ रही हैं।
चंडीगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब तमाम बाजारों को खोलने के निर्देश जो है वो दे दिए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्तैदी के साथ बाजारों के बाहर जो है ये देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जो गाड़ियां भी गुजर रही हैं वो भी मास्क जो है, क्योंकि पहले कुछ नॉर्म्स थे, लॉकडाउन के तहत गाड़ियों में रिस्ट्रिक्टेड लोग ही सफर कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है उन तमाम चीजों को खोल दिया गया है। ये सेक्टर 15 का बाजार है। आप देख सकते हैं कि नॉन इसेंशियल जो दुकानें हैं वो तमाम खुल चुकी हैं और लोग शॉपिंग के लिए घरों से बाहर भी निकले हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से, प्रशासक के एडवाइजर मनोज परीदा की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो नियम है उनकी पालना कड़ाई से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं यानी कि जो बाजार आज गुलजार हुए हैं वो एक बार फिर से उन्हें बंद किया जा सकता है। इसी के साथ साथ धार्मिक संस्थानों पर भी लिमिटेड लोगों के साथ एंट्री जो है उसे अलाउ किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो आपको नजर आएंगे उनके चेहरे पर मास्क जो है वो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस जो है वो बाजारों में लगातार गश्त लगाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दी गई है। लेकिन साथ ही साथ ये हिदायत भी दी गई है कि अगर आप कड़ाई से नियमों की पालना नहीं करेंगे तो ये जो रिलैक्सेशंस है, ये जो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, प्रशासन की ओर से फैसला किया गया है बाजारों को खोलने का, बाकी चीजों को खोलने का, बार रेस्टोरेंट्स के साथ साथ तमाम चीजों को खोलने का, उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों से यही अपील है कि पहली लहर के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर का प्रकोप इतना जो है वो बरपेगा। तो ऐसे में तमाम नियम, तमाम एसओपीज, तमाम गाइडलाइंस जो तय किए गए हैं प्रशासन और सरकारों की ओर से, उनकी कड़ाई से पालना करें। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मेडिकल पैरोल मिलने पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने गंभीर आरोप लगाया है। अंशुल का आरोप है कि गुरमीत राम रहीम पैरोल के बहाने बार बार जेल से बाहर डेरा मैनेजमेंट के पदाधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहा है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर अंशुल छत्रपति ने मामले में दखल देने की अपील की है। साथ ही अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेरा प्रमुख को बार बार नियमों को ताक पर रखकर पैरोल दी जा रही है। वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हनीप्रीत को अटेंडेंट बनाने पर अंशुल ने सवाल खड़े किए हैं। कि इनसे पूछा जाए कि ये किस जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, पैरोल के प्रोटोकॉल का, फार्म हाउस के अंदर मीटिंग्स का क्या मतलब है? बीमारी के बहाने मदर से मिलने जाना है तो कोई हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन ये फार्म हाउस के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है? उसके बाद अभी बीमारी के नाम पर पीजीआई, तो हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि सूबे के अंदर कोई एक आदमी गिनाए जिसको इन्होंने मैदानता के अंदर जिसका इलाज करवाया हो, जिसको 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल करवाई हो। सभी कैदियों को सरकारी अस्पताल में दवा पानी करवाया जाता है। यहाँ गुरमीत राम रहीम के मामले में एक विशेष जो वो दिया जा रहा है उनको, इस मामले में हाईकोर्ट इंटरवीन करे और स्टेट गवर्नमेंट को बुलाकर ये पूछा जाए कि ये बदमाशी जो है ये क्यों की जा रही। दूसरा, बीमारी के बाद अब बार बार ये हनीप्रीत वाला मसला चर्चा में आ रहा था कि उसको अटेंडेंट कार्ड बनाया, रातों रात वो वहां पहुंची, मिलने भी दिया गया मेदांता हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे और आपको एक अहम खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड का अब 11 जून को आएगा रिजल्ट। जी हां, 11 जून को आएगा 10वीं का रिजल्ट। 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। पहले 15 जून को घोषित किया जाना था रिजल्ट। ये एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 12वीं के रिजल्ट की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री की तरफ से जिक्र किया गया। हम जल्द ही 12वीं का भी रिजल्ट जारी कर देंगे, यानी कि 10th बोर्ड की जो परीक्षाएं स्थगित करने के बाद जो लगातार रिजल्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब उसकी तैयारी हो चुकी है यहां पर। और 11 जून को रिजल्ट जो है 10th बोर्ड का वो सामने आ जाएगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 11 जून को आएगा। पहले 15 जून को घोषित किया जाना था रिजल्ट,
लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया और 11 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। ये आज मुझे ये घोषणा करते बड़ी खुशी रही कि जो मैंने पहले 15 जून की बात कही थी कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे, तो हम अभी 11 जून को ही हमारा जो है हम 10वीं का रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट था पूरी तरीके से तैयार है और 11 जून को निश्चित तौर से हम 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और जहां तक +2 की बात है उसकी हमारी तैयारी चल रही है और उसके लिए नियम निश्चित किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी हम +2 का रिजल्ट में डिक्लेयर। और वही रोहतक बॉक्सर और मॉडल की हत्या में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी राहुल और सन्नी गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दें कि डीएसपी गोरखपाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कामेश के पहले भी आरोपियों से झगड़ा हुआ था। दोनों आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल हथियार को लेकर पूछताछ की जाएगी। वही नाबालिग से छेड़खानी के मामले पर नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी बेटी छत पर थी, तभी आरोपी छत पर आया, उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद लड़की भागकर नीचे आई और झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान बीच बचाव में आरोपियों ने कामेश को चाकू मार दिया। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।